नहीं हुए। हमने हमें आज क्या पढ़ना है, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, ठीक है। उससे पहले एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लो। नोट, एक नोट करके एक पॉइंट मेंशन कर लो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो। एक्चुअल में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक 1600 में चार्टर मिला, फॉर 15 ईयर 1609 में अनलिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद 1688 में एक और न्यू कंपनी बनती है। 1688 में, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कंपनी का नाम था? उस कंपनी का नाम शुरुआत में न्यू कंपनी करके ही था, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी, 1688। ये जो कंपनी थी, औरंगजेब की कोर्ट में एक मिशन भेजती जिसका नाम था नोरिस मिशन। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। नोरिस मिशन कब? 1701 में, मुगल टाइम पीरियड, औरंगजेब और बादशाह। नॉरिस मिशन किस लिए से ये आया था? अभी तक जो ट्रेड प्रिविलेज केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे थे, तो ये भी उसी प्रिविलेज को लेने आए थे। इसके क्या हुआ? बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला चल रहा है, ध्यान नहीं दिए। 1688 में एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम था न्यू कंपनी। 1688 में अभी तक कौन कर रहा है ट्रेड? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ईआईसी। कब बनी? 1600 में, 15 साल के लिए चार्टर मिला, और 1609 में इसको अनलिमिटेड कर दिया गया, इस चार्टर के टाइम पीरियड को। अब ठीक है, नई कंपनी बनी 1688 में। इस कंपनी ने एक मिशन भेजा जिसको कहते हैं नॉरिश मिशन। नॉरिश, हाँ हाँ, इंग्लैंड, तभी मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंग्लैंड की ही कंपनी है। हाँ, नॉरिस, नॉरिस, विलियम नॉरिस, नॉरिस मिशन कहते हैं 1701 में, ठीक है। ये भी वही प्रिविलेज लेने आई थी। लेकिन अब देखो था क्या, एक देश ब्रिटिश या ब्रिटेन, दो कंपनी, तो क्या था ट्रेड में? एक्चुअल में टाइम क्या चल रहा है? ये मर्केंटाइल एज चल रहा है। अभी जब हम हिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो मैं एज ही बता दूंगा कौन से एज है। मर्केंटाइल एज चल रहा है। इसके बाद कौन सा एज आएगा? कैपिटलिज्म। इससे पहले कौन सा एज होता है? पूरे पूरे स्टेट स्पॉन्सर, मतलब पहले पहले क्या है, नॉर्मल जो ट्रेड, कौन व्यापारी कर रहे हैं, ट्रेड मर्चेंट जो कर रहे हैं। इस मर्केंटाइल एज और इससे पहले में डिफरेंस क्या है? पहले क्या है, नॉर्मल से मैं हूं, मैं ट्रेडर हूं, मैं नॉर्मल फ्री होकर अपने जहां मन कर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब जब ये यूरोप हिस्ट्री है, जब एक टाइम के बाद जब वहां पर राइज ऑफ नेशंस हो रहा था, यूरोप हिस्ट्री में एक टॉपिक है राइज ऑफ नेशंस। उसमें क्या था, जब राजा का उद्भव हो रहा है, स्टेट का जब उद्भव हो रहा है, तो उसको प्रॉस्पेरिटी कैसे मिल सकती थी? थ्रू ट्रेड। उसने क्या किया, इन्हीं मर्चेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पॉन्सर्ड करना शुरू कर दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? मर्केंटाइल एज, वाणिज्यवादी युग। इसमें क्या करता है, एक स्टेट जो होता है वो चार्टर रिलीज करता है, इशू करता है, जो कंपनी है, कंपनी ट्रेड करती है। कंपनी को फायदा इस स्टेट से क्या है कि इन केस कभी भी किसी भी प्रकार को कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे देश की कंपनी से होगा, तो स्टेट उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। बात समझ नहीं? कंपनी का फायदा, स्टेट उसको हेल्प करेगी, ट्रेड स्मूथली होता है। स्टेट को क्या फायदा? ट्रेड का एक पार्ट जो, चूंकि स्पॉन्सरशिप स्टेट कर रही है, तो ट्रेड का एक बेनिफिट जो होगा वो स्टेट लेता रहेगा। ये राइज ऑफ नेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। तभी आप जब यूरोप हिस्ट्री में 1600 के बाद बढ़ेंगे, तो आपको इस टाइप के नेशन स्टेट मिलते रहेंगे, जैसे प्रशा या प्रशिया जिसे हम कहते हैं। फेडरिक वहां का एक राजा था, वो यही काम कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे राजा है, फ्रांस में आ रहा है कौन सा, लुइस 14, वो तो पूरी पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी ही है, उसने तो किया ही था ना, सपोर्ट कर रहा है इसको, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे, और ऑस्ट्रिया में आ रहा है, जोसेफ एक नाम का किंग था, वो सपोर्ट कर रहा था इसी, ये मर्केंटाइल में कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद का जो अगला युग है वो कैपिटलिज्म का है, कि भैया मार्केट जो होगा, जो ट्रेड होगा, वो राजा स्पॉन्सर नहीं करेंगे, मार्केट के थ्रू चलेगा। मार्केट जितनी डिमांड करेगी वही सप्लाई होगा, मतलब स्टेट का रोल खत्म। ये बात का युग है। लेकिन हम इस समय किस युग में चल रहे हैं? मर्केंटाइल।
बात सीधी सी है। तो क्या नए एक मिशन आता है, नॉरिस मिशन, किस लिए? ट्रेड के लिए। चूंकि मर्केंटाइल एज चल रहा था, तो क्या हुआ, कंपनी हो क्या सकता था, अब आपस में ऐसा ना हो कंपटीशन आपस में हो जाए, हो सकता है ना, आपस में कंपटीशन हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दिस न्यू कंपनी। इसीलिए दो ये कंपनी 1708 में मिल जाती है। और कंपनी का नाम जो पहले क्या था, कल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, अब क्या नाम हो गया, यूनाइटेड कंपनी। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड गवर्नर्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। मर्चेंट्स एंड गवर्नर्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। डिफरेंस क्लियर हो गया? पहले मर्चेंट, यूनाइटेड नहीं वर्ड है, मर्चेंट्स एंड कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। अब कंपनी जब मिल रही है दोनों, यूनाइटेड कंपनी नाम हो गया। अब यही कंपनी सारे अब ट्रेड करेगी। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी है, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज इन द ईयर 1708। ये बताने का मतलब था, नॉरिस मिशन याद नाम रखना, अभी तक नहीं पूछा गया है, पलट के देख लेना पेपर्स, लेकिन पूछ सकता है। क्योंकि देखो एक होता है क्वेश्चन पूछने की सीरीज क्या होती है उनकी। पहले हिस्ट्री के जो नए क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं पता है, सीधे से क्वेश्चन बन रहे हैं अब जो एनटीए एग्जाम करा रहा है, यूजीसी जो एग्जाम कराता है ना, क्वेश्चन कभी कोई नया बैठ के नहीं बनाता। क्वेश्चन बैंक्स होते हैं हर कंपटीशन में। यूपीएससी के पास खुद के क्वेश्चन बैंक है, यूपीएससी के पास, यूपीपीएससी के पास अपने क्वेश्चन बैंक है, बीपीएससी के पास अपने क्वेश्चन बैंक है। उसी में तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब नए क्वेश्चन पूछने हैं तो अब नए सोर्सेस को तलाशना होगा। तो जो नया सोर्स है, अभी एनटीए है जो यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें क्वेश्चन अब मैंने देखा कि अब जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं, क्वेश्चन यहां से सीधे पूछे गए। और जिसके पास भी अगर एनटीए मतलब जिसको नेट यूजीसी देना होगा, वो देखना है क्वेश्चन सीधे इसी से बन रहे हैं, या क्वेश्चन जो पीजीटी में एजुकेशन जो जाते हैं पीजीटी में, टीजीटी में, या जो यूपीएचईएससी में जो हायर एजुकेशन के एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, उससे अब क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है। तो आपके कभी भी यूपीएससी में या यूपीपीएससी में या बाकी स्टेट सोर्सेस में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, मतलब स्टेट सर्विसेज एग्जाम में नहीं पूछा गया। यस, यूपीएससी में। अब आ जाइए जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है, अगली हेडिंग जो हम कल स्टार्ट करेंगे, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। क्या बोल रही है? एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल पहले लिखिए रीजन। रीजन रीजन क्या हो सकता है? पहला, ट्रेड कंपटीशन। सीधी सी बात है, इंडिया के रिसोर्सेज पर अगर कोई एक कंपनी ट्रेड करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपस में कंपटीशन होगा तो क्या होगा, ट्रेड बटेगा। इसीलिए हर कंपनी अब अपनी मोनोपोली को इस्टेब्लिश करना चाह रही थी। तो पहला सीधा सीधा ट्रेड कंपटीशन, पहला पॉइंट ट्रेड कंपटीशन। दूसरा, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। जब हम कोई रीजन लिखते हैं तो हम कैसे रीजन लिखते हैं? पहला पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, हम ऐसे लिखते हैं ना। क्वेश्चन का सेट पैटर्न है ये, हमेशा लिखने का रीजन आएगा तो हमेशा दिमाग इन्हीं 4-5-6 पैरामीटर्स पे आपका रुक जाना चाहिए। आपके एक रीजन यहां से उठाना, एक रीजन यहां, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तभी भी, मतलब आंसर नहीं भी आ रहा हो तभी भी। तो पहला रीजन क्या है, ट्रेड मतलब इकोनॉमिक रीजन। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, डिसइंटीग्रेशन इस समय हो चुका था, मुगल डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। जब लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड मैंने बताया ना, तो मुगल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। कहां? अभी तक मुगल की कंट्रोल पर नॉर्थ इंडिया पे है, साउथ इंडिया पे तो मुगल्स बिल्कुल ही बिल्कुल सब बाहर जा चुके हैं। कैसे? चिनकिलिच खान हैज एस्टेब्लिश्ड हैदराबाद, निजाम का जो उसका था, नीचे उसके अंडर जो ट्रावनकोर वाला रीजन है वो पहले से टाइम पीरियड से उससे अलग हो चुका था। तो रीजन क्या था कि साउथ इंडिया में तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। नॉर्थ इंडिया में लेटर मुगल्स थे, बट वो भी कैसे थे, वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, कमजोर शासक थे। अब ये टाइम पीरियड अच्छा था कि अब कंपनीज के लिए कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस दिखाएं। कैसे दिखाएं? पहले तो एक दूसरे में शहर मार्क का गेम चलेगा, इन दोनों में जो विनर होगा वही फिर साउथ इंडिया को विन करेगा और बाद में वो पूरे भारत पर रूल करेगा। ठीक है,
इसलिए शुरुआत कहां से होती है? कर्नाटिक रीजन से, साउथ इंडिया से, क्योंकि साउथ इंडिया पर मुगल का कंट्रोल पहले से ही खत्म हो चुका था। उनका था तो नॉर्थ इंडिया पे भी नहीं, क्योंकि उस समय तक किसका अटैक हो चुका है? नादिर शाह का। 1739 में उनकी जितनी ढोल के पोल सब खुल चुके थे कि बस वो नाम के राजा है, मतलब वो नाम के राजा, रंगीला रंगीला ही है, वो खुद लड़ने जाता नहीं है, जितने सिपाही सलार भेजने जाता है वो भी नादिर शाह को मैंने बताया था ना, किसने इनवाइट किया था दिल्ली पर अटैक करने के लिए? शहादत खान ने। कि भैया पैसा तो मेन दिल्ली में है, तुम करनाल से वापस कहां जा रहे हो? वो इनवाइट करता है। मतलब जंग लग चुके हैं पिलर्स पे भी। अभी तक मुगल जो किस पे एडमिनिस्ट्रेशन किस पे स्टैब्लिश था? पिलर्स। कौन थे? मनसबदार या जो मिनिस्टर्स थे, उनको भी जंग लग चुका था। ये कोटेशन है कि राजा तो राजा, जो जितने भी पिलर्स थे उसको भी जंग लग चुका था इस टाइम तक। ठीक है, तो ये सब रीजन थे। तो दूसरा क्या है? पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। समझ गया मतलब? थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल ऑफ डुप्ली, रोल ऑफ डुप्लिक्स या डुप्ले, रोल ऑफ डुप्लिक्स। अब रोल ऑफ डुप्लिक्स मतलब क्या? एम्बिशन, रीजंस में बता रहा हूं। एम्बिशन ऑफ डुप्लिक्स। अभी तक जब ईआईसी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसका मेन मोटो क्या था? ट्रेड करना। पॉलिटिकल स्फीयर में कोई भी अभी तक इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था। इट वॉज अ डुप्ले हु स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इंडिया। और इसी को ये क्या बना? ये फोररनर बना। इसी ने जो जो रणनीतियां स्ट्रेटजीज अपनाई थी, वो स्ट्रेटजीज बाद में क्लाइव फॉलो करता है। शुरुआत किसने किया है? इसे डुप्ले ने किया। सारी स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, स्ट्रेटजी ऑफ कि जो जिस स्टेट में इंटरफेरेंस करना है उसको आपस में लड़वा दो, कि वो अपने आप। हाँ भी फ्रेंच गवर्नर ही है। आपस में लड़वा दो कि आपस में कमजोर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हम लड़ेंगे तो अपनी आर्मी के थ्रू नहीं लड़ेंगे, उस स्टेट की आर्मी का यूज करेंगे और दूसरे सामने से लड़ेंगे। ये सब्सिडियरी अलायंसेस जब होता है, जब आप पढ़ोगे हेस्टिंग्स के टाइम में शुरू होगा, तो क्या है? ये भी तरीका शुरुआत डुप्ले ने की थी। तो एम्बिशन ऑफ डुप्ले। अब डुप्ले क्या चाहता है कि भैया बहुत हो गया कंपटीशन, अब मोनोपोली की जरूरत है। ठीक है, तो रोल ऑफ डुप्ले। और लास्ट क्या है? जो भी उस समय यूरोप का जो पॉलिटिकल कंडीशन था, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा था इंडियन कंपनीज को। अगला हेडिंग लिख लीजिए, कंपटीशन इन यूरोप। हाँ, रीजन अभी मैं बता रहा हूं क्या रीजन थे इसके। अभी जब आप तीनों वॉर्स पढ़ोगी ना तो क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे यूरोप में जो कंपटीशन हो रहा बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, वो इंपैक्ट कर रहा है देयर कंपनीज इन इंडिया। कैसे कर रहा है वो स्टेजेस में, जब 1, 2 और 3, जब 3 कार्नेटिक वॉर होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ये सारे रीजंस थे। ठीक है, रीजंस कहां पूछता है? बेसिकली यूपी पीसीएस कभी नहीं पूछेगा, फ्री रहना, उतना दिमाग नहीं लगाता वो। पूछ सकता कौन है? यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये रीजंस उसके लिए है। यूपी आपका जो स्टेट कमीशन है कभी नहीं पूछेगा। अब आ जाइए स्ट्रगल। फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश स्ट्रगल, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, इसका मेन रीजन लिख लीजिए, वॉर ऑफ सक्सेशन। कहां पे? ऑस्ट्रिया में। लिखिए, द मेन रीजन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज, द मेन रीजन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज द वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। इन ऑस्ट्रिया एक्चुअल में था क्या? उस समय जो ऑस्ट्रिया का किंग था उसकी डेथ हो जाती है। वो नॉमिनेट, उसके कोई सन नहीं था, तो अपनी डॉटर थ्रेसा, मारिया थ्रेसा, उसको नॉमिनेट कर देता अगला किंग।
इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे ब्रिटेन वाले, इसलिए ये वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। अब चूंकि दोनों पार्टीज ने अलग अलग वो ना गुट वहां पे पकड़ लिए थे, उसी का इंपैक्ट इंडिया पे ही पड़ा कि अब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस टकरा रहा है, तो उनकी कॉलोनीज जहां जहां वर्ल्ड में है ये सब आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया मेन रीजन था 1742। 1744 है, टू नहीं, 1744 इसकी डेट है। 1746 लिख लीजिए, 1746 टू 48 है शायद, 48। 42 में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट 44 में, तो 2 साल लग गया होगा भाई। यूरोप में हो रहा है इस समय, व्हाट्सएप या ये नहीं था फोन, भाई लड़ाई हो गई शुरू कर दो, 2 साल इंफॉर्मेशन पास ऑन होने में लगता है। यहां पर 44 में स्ट्रगल शुरू होता है। शुरुआत कैसे होती है इस स्ट्रगल की, लिखिए। कैप्टन बर्नेट, कैप्टन बर्नेट ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बर्नेट। शुरुआत इस कॉन्फ्लिक्ट की कैसे हुई, थोड़ा अब लिख लीजिए, बस नाम इंपॉर्टेंट है। कैप्टन बर्नेट, who was the commander of EIC, East India Company, captured some French ship. Captured some French ship. Dupleix, who was the governor of French company during that time, अगला फुल स्टॉप करके अगला पॉइंट। Dupleix, who was the governor of French company during that time, asked the help from La Bourdonnais. La Bourdonnais, who was the governor of, कहां का गवर्नर है ये, कहां का गवर्नर है ये, फ्रेंच गवर्नर तो है, किस रीजन का, मॉरिशस। ला बॉर्डिनेस, हु वाज द गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी एट मॉरिशस। फिर से रिपीट करते हैं। शुरुआत कैसे होती है, कैप्टन बर्नेट, हु वाज द कमांडर ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी है बोल रहा हूं, इसने क्या किया, कुछ फ्रेंच शिप को इसने कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ, उस समय जो डुप्ले हुआ था गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी, वो क्या किससे मदद मांगता है, इससे, ला बॉर्डिनो से। और ये कौन है, ये मॉरिशस की जो फ्रेंच कंपनी थी उसका गवर्नर था, ला बॉर्डिनोइस। अब ये व्यक्ति आता है और मद्रास को कैप्चर कर लेता है, मद्रास, ही सीज्ड मद्रास या कैप्चर्ड मद्रास। ठीक है, तो पहला अगर स्टेज देखा जाए इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो कौन विनर दिख रहा है आपको, फ्रेंच दिख रहे हैं। लेकिन आगे की स्टोरी अभी बची हुई है। हुआ क्या, अब भाई जो इस समय बंगाल का गवर्नर था, उसने, सॉरी, जो कर्नाटक का गवर्नर था, राजा था अनवरुद्दीन, वो इन दोनों से कहता है लड़ाई झगड़ा बंद करो, लड़ना है तो अपनी देश में आके लड़ो, हमारे यहां क्यों लड़ रहे हैं वॉर। ये यही मद्रास वॉज इन कर्नाटिक रीजन। कर्नाटिक रीजन क्या है, ये जो रीजन है ना, कर्नाटका हम आज कहते हैं इसको, ये जो रीजन, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट्स है उसके बीच का रीजन ही कर्नाटिक रीजन था। हाँ जी भाई, हाँ चेंज कर दे, सबकी हाल वही है। हाँ जी, हाँ अनवरुद्दीन।
मद्रास का नहीं, कर्नाटक का। हाँ चलो चल गया थोड़ा सा ये। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट के बीच का रीजन था, इसको कर्नाटिक रीजन बोलते थे। ये डिमार्केशन कर्नाटका, और मतलब उस समय के रीजन में कर्नाटका भी था, थोड़ा आंध्र प्रदेश भी था, थोड़ा तमिलनाडु भी था। ये डिमार्केशन बाद में होता है, जब 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 कंपनी रूल आता है, वो बाद में डिवाइड करती है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश तो मॉडर्न स्टेट है ना, कब बना आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश कब बना है? जी 53, 54, 56 में नहीं बना भैया, 53, 54 के आसपास बना है। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात हो रही थी, तब ये बना है, तेलुगु लैंड के नाम पे। ये भाई ये जीके है कि अरे हो गया। ठीक है, तो ये डिमार्केशन बाद में हुआ है, शुरुआत में यही कैनेटिक रीजन था और इसी में मद्रास था। तो उस अनवरुद्दीन ने क्या बोला, भाई लड़ाई झगड़ा करना तो अपने यहां लड़ो, मेरे रीजन में मत करो। इस बात को फ्रेंच कंपनी तो स्वीकार कर लेती है, सॉरी, जो ईआईसी तो स्वीकार कर लेती है, ब्रिटिश कंपनी। फ्रेंच कंपनी स्वीकार नहीं करती है, जिसकी वजह से एक और इंपॉर्टेंट बैटल होता है, क्या नाम है, बैटल ऑफ एडियार या बैटल ऑफ सेंट थोमी। एडियार रिवर थी, बैटल ऑफ सेंट थोमे या थोम, जो भी कहना, और ये एडियार रिवर के बैंक पे था, इसीलिए कुछ कुछ लोग इसे बैटल ऑफ आदियार भी बोलते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है ये? कर्नाटक का जो रूलर था अनवरुद्दीन, उसने 10,000 की ट्रूप भेजी, किसके अंडर? महफूज खां के अंडर। महफूज खां ये कमांडर था, इसके भी और फ्रेंच कंपनी के बीच में वॉर हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थोमी। महफूज खां, एडियार रिवर है, तो बेसिकली इसको बैटल ऑफ सेंट थोमे ही बोलते हैं। लेकिन जब चूंकि एडियार में हुआ है, ये एडियार रिवर के बैंक पे हो, तो बैटल ऑफ एडियार भी इसको बोलते हैं। हाँ, महफूज खान वॉज कमांडर ऑफ अनवरुद्दीन, रूलर ऑफ कर्नाटिक रीजन जो है उस समय। हाँ भैया, अनवरुद्दीन जो उस समय कर्नाटक का रूलर था, कर्नाटिक रीजन का रूलर था, और फ्रेंच कंपनी के बीच में, फ्रेंच कंपनी के बीच में अनवरुद्दीन नहीं लिख पाए क्या? लिख लिया ना, अनवर उद्दीन। ठीक है, अब भैया देखो, ये जो इंपॉर्टेंट जो बैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, किसके लिए? कंपनी के लिए। क्यों? विनर तो फ्रेंच कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रही? क्योंकि ये पहला ऐसा एविडेंस था या इंफॉर्मेशन था जिसके तहत एक यूरोपियन कंपनी ने इंडियन रूलर को, इंडिजिनस रूलर को, छोटी सी उसकी सेना थी, 10,000 की आर्मी को हरा दिया था। तो क्या हुआ कि यूरोपियन जो ट्रेंड आर्मी है, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो आराम से किसी भी इंडियन रूलर को हरा सकती है, जो बाद में क्लाइव बार बार करता है। मैंने कहा ना, ये क्लाइव का जो कह लो जो अग्रणी था, अग्रेता था, वो डुप्ले ही था। डुप्ले ने जो जो किया है वही काम क्लाइव रिपीट करता है। बात समझ आ गई यहां तक, बैटल ऑफ सेंट थोमे। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। दिस बैटल मतलब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट ended with treaty of Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle.
48, 1748। एक्चुअल में ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है यूरोप में। इसका इंपैक्ट यहां पड़ा क्योंकि वहां जब शांति हो गई, पीस ट्रीटी हो गई ब्रिटेन और फ्रेंच ग्रुप में, तो यहां भी शांत हो गया मामला। ठीक है, वो नहीं है कि मान लो कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स लड़ वहां रहे हैं, वो आपस में ट्रीटी कर लेते हैं। और जहां एक बार घमासान शुरू हुआ, अपने यूपी के जितने लोग हैं सपोर्टर्स, युवा सपोर्टर्स, उन्हें कहता वो भले ना लड़े, हम पहले लड़ ले। तो जहां इलेक्शंस के टाइम देखो, इलेक्शंस खत्म, सब शांत। जहां शुरुआत इलेक्शंस की हुई, तो वो भी मान लो इस टाइप की इलेक्शन था, वॉर ऑफ सक्सेशन, कौन बनेगा अगला राजा, वो ही हो रहा है। जहां शुरुआत हुई, वो लड़ना शुरू हुए, तो जितने भी यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने भी इनके हैं चेले चपाटी सपोर्टर्स, वो सब लड़ना शुरू हो गए। एक ही घर में अब तो लड़ाइयां होने लगी हैं। एक मोदी जी के सपोर्टर हैं, तो एक कहेंगे नहीं राहुल भैया के सपोर्टर हैं। अब तो घरों में पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है जब हम किसी से जुड़े हुए होते हैं, तो ये इंपैक्ट होता है। अगला, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। दिस वॉज ड्यू टू, हाँ भैया, इस ट्रीटी के नॉर्म्स, मद्रास वापस कर दिया गया। बस ट्रीटी के नॉर्म्स ये थे। मद्रास किसके पास था? फ्रांस के पास आ गया था ना, उसको बस ईआईसी को दे दिया गया। अब सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट, जो लिख लो। इसका क्या रीजन था? वॉर ऑफ सक्सेशन, लिख लीजिए। दो रीजन में, कहां कहां? एक कैनेटिक रीजन में, और दूसरा हैदराबाद या निजाम। अब जो वॉर ऑफ सक्सेशन इन दोनों क्षेत्रों में हो रहा है, एक कैनेटिक रीजन और एक हैदराबाद। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब भैया देख लो, यहां पे जो स्ट्रगल होगा, इसमें एक फ्रेंच सपोर्ट करेगा, एक को ब्रिटिश सपोर्ट कर, ब्रिटेन सपोर्ट करेगा। यहां पर भी एक को फ्रेंच सपोर्ट करेगा और एक को ब्रिटिश सपोर्ट करेगा। तो लिख लीजिए किसने किसको सपोर्ट किया। पहला कैनेटिक रीजन, रूलर कौन है? अनवरुद्दीन। इस वॉर ऑफ सक्सेशन में अनवरुद्दीन एक पार्टी थी, और दूसरी पार्टी कौन सी है? चंदा साहेब। चंदा साहेब। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, पहला जो सैंड फॉर्मे का वॉर था, किसके किसके बिटवीन हुआ था? अनवरुद्दीन और फ्रेंच कंपनी के बीच में। तो अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अरे वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चंदा साहब को कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि पहला वॉर हो चुका है, तो फ्रेंच कंपनी करेगी। क्लियर? दूसरा, हैदराबाद रीजन में, हैदराबाद का अगला निजाम कौन बनेगा? किसके किसके बीच वॉर हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन, लिख लीजिए। पहला, नासिर जंग। नासिर जंग। और इसको किसने चैलेंज किया था? मुजफ्फर जंग ने। मुजफ्फर जंग ने। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बता दूं, ये इसका दामाद है और ये इसका ममेरा भाई है। भाई इतना ही रखो, ठीक है। अब भैया नासिर जंग को किसने सपोर्ट किया? ईआईसी ने। और इसको सपोर्ट किया फ्रेंच कंपनी ने। इतनी बात समझ में आ गई? नासिर जंग को किसने सपोर्ट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी। और मुजफ्फर जंग को किसने सपोर्ट किया? फ्रेंच कंपनी ने। इतनी बात समझ में आ गई?
अब एक इंपॉर्टेंट वॉर होता है, कौन सा वॉर है, लिखिए, बैटल ऑफ अंबर या अंबुर इन 1749। बैटल ऑफ अंबुर इन 1749, नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, लिख लिया। अब ये बैटल किसके किसके बीच हुआ था? दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ, अब भैया देखो, जितने भी फ्रेंच वाले सब एक हो जाएंगे। कौन कौन? चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग और फ्रेंच कंपनी किसको मिलकर हराती है? अनवरुद्दीन को। देखिए, कंबाइंड आर्मी ऑफ चंदा साहिब, इसका दामाद है अनवरुद्दीन का, लेकिन ये पूछेगा नहीं, अब इतने चक्कर मत रहो, दामाद और पति पत्नी नहीं पूछेगा, नाम याद रखिए बस, चंदा साहिब। देखिए, एक चीज हिस्ट्री में और बता दूं, हिस्ट्री में एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री के टीचर का काम क्या है? सुन लीजिए, फैक्ट्स इतने सारे हैं, या कहूं इतने सारे हैं, टीचर का काम क्या है? उस फैक्ट्स को, रेलेवेंट फैक्ट्स को इतना करना, तो कितना भी पढ़ने बड़ी बात है, सच्चाई बता रहा हूं। तो उसमें कुछ नहीं है, इसका कौन पत्नी था, कौन पत्नी था, कौन चंदा साहिब था, कौन ये। अब चूंकि हमारे काम का था, हमने देना था एग्जाम्स, आपके काम का नहीं है, ये नहीं पूछेगा कभी, इस नाम तक ही रहिए, ठीक है। तो बैटल ऑफ अंबर 1749, कंबाइंड आर्मी ऑफ चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग एंड फ्रेंच कंपनी डिफीटेड रूलर ऑफ कर्नाटिक रीजन अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। तो भैया जब रूलर चला गया, तो अब अगला नवाब कौन बना? चंदा साहिब। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्या हुआ कि अब जो अनवरुद्दीन का बेटा था, अब चूंकि अनवरुद्दीन हारा है, कंपनी नहीं हारी थी ना, अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, लिख लो, क्योंकि अब क्लाइव आने वाला है, मोहम्मद अली। ये इस जो रीजन था, एक्चुअली कर्नाटक का रीजन कैपिटल क्या? आरकाट है। एरकाट से निकलकर कहां पहुंचता है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, तिरुचरी है, आज के जो तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली। मोहम्मद अली कहां पहुंचा? एरकाट से निकल के तिरुचिरापल्ली। और अब अगला कर्नाटक का रूलर कौन था? चंदा साहिब। चंदा साहिब रूलर तो बन गया था, लेकिन इसका कॉम्पिटिटर खत्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो तिरुचिरापल्ली में जाके बैठ गया। तो चंदा साहिब ने क्या किया? एरकाट से निकलकर तिरुचिरापल्ली को घेर लिया। बात समझ में आई? चंदा साहिब ने, चूंकि उसका कॉम्पिटिटर कहां जाके बैठ गया? तिरुचिरापल्ली में, तो चंदा साहिब एरकाट अपनी कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि अब तो नवाब चंदा साहिब है, लेकिन वो क्या होता है, शत्रु को खत्म करना तो पूरे तरीके से खत्म कर, तो कोई क्लेम ही ना कर पाए फर्दर कि मैं राजा बनूंगा, तो तिरुचिरापल्ली को जाकर वो घेर लेता है। तो अब भैया कंपनी का प्यादा था, वो कहां फंस गया? तिरुचिरापल्ली में। बात समझ में आ गई? अब फिर इस समय कंपनी की स्थिति डामाडोल, क्योंकि अनवरुद्दीन मारा गया, तिरुचिरापल्ली में बेटा चला गया। तो मतलब क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मद्रास जाने वाला था कंपनी से। अब यहां आता है हीरो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये सच में कंपनी का हीरो है ये। वो ठीक है, इसको बाद में सुसाइड करना पड़ा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा हमेशा रिटर्न करता है। लेकिन इस समय कंपनी का हीरो था। क्यों हीरो था? ये बेसिकली एक क्लर्क था, ये छोटा सा मद्रास का क्लर्क था। ये कंपनी को एडवाइस करता है क्या, क्योंकि अगर एरकट को अगर मतलब मोहम्मद अली को अगर फ्री कराना है कर्नाटिक रीजन का, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एरकट पे अटैक करना चाहिए। इससे होगा क्या? अब जो चंदा साहिब अपनी कैपिटल को बचाने आएगा। भैया ऐसा तो नहीं पता चला हम घेरे उसे बैठे, हमारी कैपिटल निकल जाए।
होगा क्या, चंदा साहब जैसे ही अपनी कैपिटल को बचाने आएगा, मोहम्मद अली फ्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यही होती है भैया स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी यही है। अब चूंकि एडवाइस क्लाइव ने दी थी, ये था क्लर्क, तो भैया जिसने एडवाइस दिया तो इंप्लीमेंट तुम ही करो। इसको क्लाइव को क्लर्क से कमांडर में प्रमोट किया गया, बोला अब तुम ही जाके एयरकट को घेरो। अब क्लाइव पहुंचता है एयरकट, और जब एयरकट पर अटैक करता तो चंदा साहिब को मजबूरी में तिरुचिरापल्ली को छोड़कर एयरकट आना पड़ता है। अब मोहम्मद अली फ्री था। होता क्या है, क्लाइव बाद में इस चंदा साहिब को हराता है, और जो नवाब किसको बनाया जाता है कर्नाटक रीजन का, मोहम्मद अली को। ये सब सेकंड में ही चल रहा है, सब कुछ सेकंड में चल रहा है। तो एक निपट गया, कौन बना, फिर फंस गया मोहम्मद अली। पूरी स्टोरी मैंने बता दिया भैया, पहले चंदा साहिब बना, चंदा साहिब ने मोहम्मद अली को तिरुचिरापल्ली में घेरा, तिरुचिरापल्ली को फ्री कराने के लिए एयरकट को घेरा गया। अब चंदा साहिब जो एयरकट को बचाने आते, एयरकट कैपिटल है कर्नाटका की समय। जब चंदा साहिब यहां आता है तो क्लाइव हराता है, मोहम्मद अली फ्री हो गया, और अगला जो नवाब बना कर्नाटक रीजन का, वो बना मोहम्मद अली। मतलब अब कौन विनर हो गया, पूरा पासा ही पलट गया। कहते नहीं है, जो सारी बाजी फ्रेंच के पास जाती दिख रही थी, इस व्यक्ति की एक सलाह से क्या वो अब सारी बाजी किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एक खत्म, अब आ जाइए हैदराबाद पे। अब ये मत सोचिएगा अलग अलग हो रहा है, ये साइमल्टेनियस ही हो रहा था। अब दोनों पे एक साथ ही चला, लेकिन मैंने एक को पहले कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कब कर्नाटक आ रहा है कब हैदराबाद आ रहा है। कर्नाटक में कौन, मोहम्मद अली। अब हैदराबाद में आइए, हैदराबाद में क्या होता है, नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच कंपनी। होता क्या है, जब पहला वॉर होता है तो नासिर जंग मोहम्मद मुजफ्फर जंग को हरा देता है। इस वॉर ऑफ सक्सेशन का जो पहला स्टेज था, नासिर जंग मुजफ्फर जंग को हरा देता है। लेकिन हुआ क्या, हराने के बावजूद इस नासिर जंग का मर्डर हो जाता है। कौन नवाब बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा। मुजफ्फर जंग का भी मर्डर हो गया। अब कौन बना नवाब, सलवत जंग। लेकिन बनाया किसने था, फ्रेंच कंपनी ने। सलवत जंग किसने बनाया था, फ्रेंच कंपनी ने। क्योंकि मुजफ्फर जंग को सपोर्ट फ्रेंच कंपनी कर रही थी ना, तो जब मुजफ्फर जंग की हत्या हुई तो फ्रेंच कंपनी ने सलवत जंग को नवाब बना दिया। लेकिन किस्मत अब जो है ना, एयरकट मेन रीजन था। एयरकट जैसे ही कंट्रोल में आया, फ्रेंच जो कंपनी बैठे हुए लोग फ्रांस में थे, उन्होंने क्या किया, वो डुप्ले को उन्होंने कहा साला रायता इस डुप्ले ने फैलाया। क्योंकि बेसिकली क्या करने ये लोग आए, ट्रेड करने आए ना, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए। लड़ने झगड़ने के लिए यूरोप का लैंड ही बहुत था, लेकिन इस डुप्ले के चक्कर में वॉर ऑफ सक्सेशन में फंसे, और क्या हुआ, वो हर चीज धीरे ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ने लगा, ट्रेड कम होने लगा। तो किया क्या, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच, जिसे क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो जो दूसरी कंपनी, जब दूसरा स्टेज, फाइनल स्टेज में ट्रीटी होती है, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इस ट्रीटी में क्या तय हुआ, भैया अब जो हमने एक दूसरे के जीते हैं उसको वापस कर दो, बस इस खुराफाती डुप्ले को वापस लो। तो यहीं पर डुप्ले को वापस बुला लेती है फ्रेंच कंपनी, और किसको भेजती है, गॉडेहू को। गॉडेहू। अब देखिए, डुप्ले जो था, इसी सेकंड स्ट्रगल में ही अपने जेनिथ पे ही पहुंच गया था, जब वो दोनों जगह जीत रहा है, कि वहां पे कर्नाटक रीजन में भी चंदा साहब जीत गया था, और इस रीजन में भी मुजफ्फर जंग बादशाह बन गया था, नवाब बन गया था। लेकिन वही उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दिया, या कहिए क्लाइव ज्यादा होशियार निकल गया उसे। क्लाइव ज्यादा होशियार निकल गया उसे, कि उसने एयरकट को भी छुड़वाया, अपने नवाब बनवाया, और जितनी भी जेनिथ पे पहुंचा था, यहीं से ये अर्श से फर्श पे भी आ गया, और वापस बुला लिया गया। अभी जब मैं बताऊंगा ना हारा क्यों फ्रेंच, उसके भी रीजंस हैं, वो हम आ जाएंगे वहां पे। फिलहाल ये सेकंड स्ट्रगल समझ में आ गया,
अब आइए थर्ड स्ट्रगल में। पहला ट्रीटी कौन सी हुई? एक्स ला चपील। सेकेंड ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड स्ट्रगल, थर्ड कैनेटिक वॉर। रीजन लिख लीजिए, ड्यू टू 7 ईयर वॉर इन यूरोप। 7 सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है यूरोप का। तो ड्यू टू 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप, तीसरे कैनेटिक वॉर का मेन रीजन यही था। ठीक है, क्या क्या हुआ लिख लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? बैटल ऑफ वांडीवश। लेकिन उससे पहले एक और कुछ हुआ है। क्या हुआ है? लिखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत कह रहा हूं, कैनेटिक वॉर। क्या लिखिए पहले? इन 1757 टाइम पीरियड लिखिए, 1758 टू 63, 58 टू 63 ये टाइम पीरियड है थर्ड वॉर, कैनेटिक वॉर का, 58 टू 63। और वो है 49 टू 56 सेकंड वाला। 49 टू 54 है, 54, 49 टू 54 और 48 टू मतलब 58 टू 63 तीसरा वाला। अब हुआ क्या? 58 का मतलब क्या हुआ? पहले क्या बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। अब क्लाइव या ईस्ट इंडिया के पास बंगाल के सारे रिसोर्सेस आ चुके, अवेलेबल थे। बंगाल का मतलब यह है कि पूरी इंडियन की ट्रेड जो हो रहा है उसका 60% बंगाल से हो रहा था, और बंगाल की यहीं से प्लंडरिंग या लूट भी शुरू हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही। क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, द प्लंडर ऑफ बंगाल वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, ऑप्शन में प्लासी भी होता है, ऑप्शन में बक्सर भी होता है। ज्यादातर दिमाग लगाते हैं लोग, ज्यादा बक्सर मारते हैं, बट बक्सर नहीं हुआ था, शुरुआत प्लासी से हो गई थी। क्योंकि अब कंपनी किंग मेकर के रोल में आ गई थी। पहले मीर जाफर को बनाती है, मीर जाफर से क्लाइव को कुछ इंपॉर्टेंट परगनेस मिलते हैं, तो 24 परगनास है, और 2,34,000 पाउंड पैसा मिलता है। कहा जाता है जो पैसा था नहीं, शिप्स के थ्रू यूरोप जा रहा था, भर भर के। अभी तक 3,000 रुपए में काम चल रहा था, बता ना, 3,000 रुपए टैक्स दो, फ्री ट्रेड करो। कब हो रहा है? इसी 1717 में 3,000 रुपए। अब आप सोचिए, वो कह रहा है 2,34,000 पाउंड। पैसा कितना होगा? यहीं पे लूट शुरू हो गई बंगाल की। ये तो कुछ है, एनुअली लगभग 5 लाख रुपए भी देना था मीर जाफर को एनुअली। आप इसके अलावा भी, ये जो लूट हो रही है, इसके अलावा 5 लाख रुपए और दोगे, 50,000 की आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे दोगे। मतलब बंगाल से जितना भी चूसा जा सकता था उसको चूसा जा रहा था। और जब मीर जाफर को लगा, जब कंपनी को लगा मीर जाफर काम का नहीं है, तो मीर कासिम को बैठाया गया। बक्सर तो बाद में आया ना, बैटल ऑफ बक्सर। तो मतलब अब ये किंग मेकर के रोल में थे जितना ज्यादा। अब यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट भी है कि पहले ड्रेन ऑफ, आगे टॉपिक्स आएगा, पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट मनी या करेंसी होती है, सोना चांदी को बुलियंस कहते थे। जो पहले ब्रिटेन से इंडिया आ रहा था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद यही बुलियन इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। नेरोजी जी ने नाम दिया था, दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, तो पहला क्या? 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बहुत सारे रिसोर्सेस मिले। इसी रिसोर्सेस की मदद से पहले किसको हराया गया? डच कंपनी को एट बैटल ऑफ बेदारा। और इसी पैसे की मदद से किसको हराया गया? फ्रेंच कंपनी को, बैटल ऑफ वांडीवश। इसीलिए एक
हिस्टोरियन ने कहा है डुप्ले भारत की चाबी साउथ में ढूंढ रहा था, साउथ में ढूंढ रहा था, लेकिन चाबी एक्चुअल में बंगाल में थी। डुप्ले की गलती यही थी और उस चाबी का पता किसने लगाया? क्लाइव ने। तो डुप्ले यहीं फेल हो गया और क्लाइव यहीं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसका जो टारगेट एरिया था वो समझ गया, मैं ना मद्रास को टारगेट नहीं करना, टारगेट बंगाल पे करो। बंगाल कंट्रोल में आ जाएगा तब हम धीरे धीरे सारे कंपनीज को हटा देंगे। इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी ईआईसी की हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में माना जाता है। तीन ही इवेंट इंपॉर्टेंट है शुरुआत में 1857 तक, याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला बोला जाता ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल इंसिडेंट। कहानी सही या नहीं सही आज भी डाउट है, लेकिन माना गया ब्लैक होल इंसिडेंट। दूसरा बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि वही ब्लैक होल इंसिडेंट बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड बना। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? 1857 का रिवॉल्ट, कि अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद कोई भी शक्ति भारत में ईआईसी को कॉम्पीट करने को तैयार नहीं थी, स्थिति में ही नहीं थी। आखिरी भैया कोशिश थी 1857 में, जब जितने भी छोटे छोटे राजा कह लीजिए या जो कह लीजिए, अब चूंकि राजा कहना हिस्टोरियंस को बुरा, नेशनलिस्ट लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वो नेशनल वॉर भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में बोलता है छोटे छोटे राजा जो थे, जो मिलकर एक साथ अटैक कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, जिसको फर्स्ट रिवॉल्ट ही बोला जाता है। उस रिवॉल्ट के बाद जब ये जीतते हैं तब कंपनी का भारत में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। कंपनीज तो पहले जा चुकी थी, जो फॉरेन कंपनीज थी, इंडियन रूलर्स भी यहीं से खत्म। अब 1857 के बाद अब जो रानी को क्राउन कौन था? क्वीन विक्टोरिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक कौन था? 1757 से 1857 तक मुगल्स थे। अभी मुगल्स के बराबर आने की लड़ाई है, अभी तो मुगल से बहुत नीचे है। 1857 के बाद ये डिसाइड हो गया कि अब मुगल्स का कोई रोल नहीं है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया, बेटों को मार दिया गया। अब 1857 का एक एक्ट आया जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया को भारत की क्वीन घोषित कर दिया गया। तो मेन तीन ही इंपॉर्टेंट इवेंट माने गए, ब्लैक होल, बैटल ऑफ प्लासी और 1857 का। ठीक है, अभी बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड बन रहा है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है क्योंकि थोड़ा समय अभी बंगाल हिस्ट्री पढ़नी है। और लास्ट जो था इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ वांडीवश। लिखिए इन 1760 चाहे तो लिख लीजिए 57 बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन पॉइंट करके लिखिए, ये कैनेटिक वॉर का पार्ट नहीं है। अभी तक जो तीनों कैनेटिक वॉर उसका पार्ट नहीं है। मैंने बता दिया कि जो रिसोर्सेस मिले कैसे यूटिलाइज किया गया उसको। इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 1757 में प्लासी, उसके बाद 59 में बेदारा, डच कंपनी को हराया गया, और लास्ट में आता है 1760 द मोस्ट डिसाइसिव बैटल बिटवीन बोथ कंपनीज, was held at वांदीवश। fought at वांदीवश या held at वांदीवश, जो मन करे लिख लीजिए। वांदीवश किसके किसके बीच हुआ था? ईआईसी का कमांडर और फ्रेंच कंपनी। कौन कौन है बताओ? आयर कूट ईआईसी के, आयर कूट और इसका काउंट लाली। काउंट लाली देखिए, फ्रेंच कंपनी का कमांडर काउंट लाली। आयर कूट और फ्रेंच कमांडर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। देखो जितना लिखवा लूं कम से कम उतना याद कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बैगेज ना डाला जाए। वो तो बहुत हो सकता है, और एक्स्ट्रा बैग इतना ही पढ़ लोगे तो मैं बता रहा हूं, विश्वास करो 80 या 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। आयर कूट और काउंट लाली, इसमें क्या हुआ? इस स्ट्रगल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। फाइनल स्ट्रिटी, इस जो थर्ड स्ट्रगल है इसका एंड कब हुआ? लिखिए
ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस in 1763 with the treaty of Paris, with the treaty of Paris, all the factories of France were returned to them, were returned to them. However, fortification was not allowed. कंपनी तो ले लो भाई अपनी अपनी, लेकिन दुर्गीकृत नहीं करोगे. However, fortification was not allowed. However, fortification was not allowed. तो थर्ड स्ट्रगल कहां पे खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस से. वॉन्डिवॉश में हारते हैं, लेकिन फाइनल कहां पे विराम लगता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, फ्रेंच कंपनी हारी क्यों, इसके रीजंस क्या थे? लिखिए हेडिंग, फैक्टर बिहाइंड द फेलियर ऑफ फ्रेंच कंपनी. फैक्टर बिहाइंड फैक्टर बिहाइंड द फेलियर ऑफ फ्रेंच कंपनी. पहला, पॉलिटिकल रीजंस. पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल लिख लीजिए बस, पॉलिटिकल. पॉलिटिकल. फ्रेंच कंपनी वॉज अंडर, फ्रेंच कंपनी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ the despotic monarch of France, the despotic monarch of France, while in Britain constitutional monarchy was established. Constitutional monarchy was established through glorious revolutions. 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन, नाम लिख लीजिए. ग्लोरियस रेवोल्यूशन नाम लिख लीजिए. जब हम 1857 को देखेंगे, वो एक नेशनल रिवॉर्ड था कि नहीं, इसका इस्तेमाल होगा. ग्लोरियस रेवोल्यूशन का. ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था एक्चुअल में? ये क्या था वहां पर? ग्लोरियस रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, सॉरी ब्रिटेन में हुआ था. और इसका मतलब क्या था कि उस समय तक कौन बड़ा है, मोनार्ची या पार्लियामेंट? ये जो रिवॉल्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट था, इट वाज बिटवीन मोनार्ची एंड पार्लियामेंट. फाइनली 1868 में पार्लियामेंट जीत गया. अब हुआ क्या कि एक्चुअल पावर विद जो होगी वो किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी. अब मोनार्च कैसा होगा कि वह रबर स्टैम्प अपने प्रेसिडेंट की तरह, नॉमिनल हेड जिसम कहते हैं. तो इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं. मतलब मोटे मोटे डेमोक्रेसी अब स्टैब्लिश हो गई थी, और वहां पर डेस्पोटिक रूल अभी भी था. अंतर इससे क्या हुआ कि अब पॉलिटिक्स कैसे होगी? यूरोप में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, अब फ्रेंच कंपनी को वो इन्फ्लुएंस हो रही थी उससे, कि मोनार्ची ने जो भी कह दिया मानना है भाई तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो स्पॉन्सर्ड ही मोनार्ची कर रही है ना. और मोनार्ची कैसे डेस्पोटिक निरंकुश है, कह दिया तो करो, क्वेश्चन मत करना. वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो चुका था. इसलिए क्या था कि वाद विवाद का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था. अब कोई भी अगर बिल आएगा तो पार्लियामेंट में पहले डिसाइड होता था, फिर वह एक्ट बनता था. इसलिए क्या था, यहां पे एक रैशनैलिटी की बात शुरू हो गई थी, वहां पे नहीं थी. वहां भाई जो कह दिया किंग ने. इसीलिए लुइस 14 क्या कहता है? आई एम द स्टेट. मैं जो कह दिया वो मैंने कह दिया. मेरी आवाज और स्टेट की आवाज एक ही है, अलग स्टेट कुछ नहीं है मुझसे. जिसको बाद में हिटलर या अपने यहां अलाउद्दीन खिलजी पहले था उसे, अगर बाद में इसको हिटलर और नेपोलियन और मोसोलिनी, ये तीनों कहते हैं, तब यही तो कहते हैं ना, आई एम द स्टेट. हम जो कह रहे हैं वो स्टेट है. बाद वाला हाँ,
क्या हुआ? तो ये वहां पे था, लुइस 14 कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझ में बात आ गई? हाँ, 1688, 1688 ये यूरोप की हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन लिख लीजिए। चलिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री, अगला पॉलिटिकल रीजंस, अगला आ जाइए, इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस क्या है? फ्रेंच कंपनी, देखिए फ्रेंच कंपनी was the victim of French company was the victim of excessive state intervention. Excessive state intervention. इंटरवेंशन मतलब बात समझ में आई ना, कि कुछ स्टेट बहुत इंटरवीन कर रहा है, हर डिसीजन में स्टेट का रोल है, वो फ्री होकर कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। और उसे अगर देखा जब पैरेलली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वहां पर ये जो मैं बता रहा हूं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। अगला पॉइंट, वाइल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was a typical mercantile organization, mercantilist organization लिखो, mercantilist organization। तीसरा, स्ट्रेटजी में भी फेल्योर था। स्ट्रेटजी, तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटजी क्या है? जो मैंने बताया कि कंपनी ने कहा टारगेट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में, और फ्रेंच ने कहा टारगेट किया था साउथ इंडिया में। लिखिए, स्ट्रेटजी में लिखिए, फ्रेंच कंपनी टारगेटेड साउथ and its resources for trade, साउथ में क्या था? एक तो पूरा पेनिनसुलर रीजन है, तो वहां पर उतना ज्यादा क्या है, केवल मसाले होते हैं साउथ में। बंगाल में क्या है? बंगाल में सब कुछ है, फर्टाइल लैंड है, नेविगेशन अच्छा है, वहां पर इंडिगो भी हो रहा है, वहां पर सिल्क भी हो रहा है, वहां पर कॉटन भी हो रहा है, वहां पर जो चीज आप सोच सकते, शोरा, साल्टपेटर, जिसकी भी डिमांड थी वो सब कुछ बंगाल में मिल रहा था, साउथ में नहीं था। साउथ में केवल स्पाइसेस की बात ही चल रही थी। इसीलिए साउथ में गोल्ड है, लेकिन डिमांड कंपनी किसकी है? यूरोप में डिमांड किसकी है? यूरोप में डिमांड गोल्ड से ज्यादा इन चीजों की थी। यूरोप में पहली क्लास है, यूरोप पहले बताया, यूरोप में डिमांड ही इन सब चीजों की थी, इसीलिए ट्रेड इन चीजों की कर रहे हैं। गोल्ड तो उनके पास भी है, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास स्पाइसेस नहीं है, उनके पास सिल्क नहीं है, उनके पास कॉटन नहीं है, इनके पास ये सब चीजें, उनके पास साल्ट बटर है, शोरा नहीं है जिसे बारूद बनाना, उनके पास जो कमियां थी वो पूरे हो रहे थे यहां से, इसीलिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी और ये फेलियर का रीजन था। वही क्लाइव ने किसको अपना टारगेट बनाया? बंगाल को, और बंगाल के रिसोर्सेस की मदद से वो पूरे धीरे धीरे भारत को कंट्रोल करने में सफल रहेगी। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिए, नेवल पावर। नेवल पावर, नेवल पावर, नेवल पावर भैया, इस इश्यू पे ब्रिटेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ब्रिटेन जो था अल्टीमेट नेवल पावर था, इसके भी रीजंस हैं। अब चूंकि आप लोग का पार्ट नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आते तो राइज ऑफ ब्रिटेन का ये पार्ट है। ब्रिटेन ही क्यों सुपर पावर बन पाया, फ्रांस क्यों नहीं बन पाया? सबसे बड़ा रीजन उसकी ज्योग्राफी थी। ब्रिटेन क्या है? एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, उस पर अटैक करना तो कैसे करोगे? लैंड रूट की तो आप अटैक कर नहीं सकते हो। अब आपको इस्तेमाल नेवी का करना है, और ब्रिटेन को ये पता था, इसलिए उसने अपनी नेवी को मजबूत किया। फ्रेंच क्या है? उसके पास लैंड से भी वो कनेक्टेड है, और
सी ओशन से भी कनेक्टेड है, उसको दोनों फ्रंट पे लड़ना है। ब्रिटेन फ्री है, उसको पता भाई नेवी मजबूत कर लूंगा तो मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसने भी नेवी को टारगेट किया। नेवी का फायदा कैसे बना रहा है, एक तो आपको अटैक करने में, मतलब ऑफेंसिव पॉलिसी, ट्रेड में, और डिफेंसिव पॉलिसी भी। हम फ्री हैं, इसीलिए देखिएगा ब्रिटेन पर अटैक बहुत कम हुए। किसने अटैक किया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में हिटलर अटैक करता है। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। नेवी पे वो भी अटैक नहीं कर पाया। नेपोलियन देखिए, नेपोलियन जब आता है, ब्रिटेन की लड़ाई है, लेकिन वो क्या करता है, वो कॉन्टिनेंटल अपने महाद्वीपीय सिद्धांत की नीति लाता है कि उसको क्या ब्लॉक कर दो। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि ब्रिटेन को ब्लॉक कैसे करोगे, क्योंकि उसके बाद तो सुप्रीम नेवी है, उसका कई सारे रास्ते हैं ट्रेड करने की। फ्रांस के पास इसका फायदा नहीं था, इसीलिए इसने एक रास्ता ब्लॉक किया। तो ब्रिटेन ने क्या किया, थ्रू पोर्तुगाल और स्पेन अपने चीजों को यूरोप में भेजने लगा। नेपोलियन भी यहां फ्लॉप हो गया। तो जिसने भी ब्रिटेन की नेवी पावर से लड़ने की कोशिश की, गांधी यही होशियार थे। बूढ़ो बाबा बहुत होंगे, उनको पता था इसे जीत नहीं पाओगे। और सही, जब पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका नहीं जीत पाया तो हम क्या जीत पाएंगे। इसीलिए दूसरा तरीका निकाला गया, अहिंसा। चलिए आगे आइए इसके बाद ये, और लास्ट और छोटा सा लीडरशिप। उसके पास क्लाइव जैसा एक लीडर था जिसको पता था उसको क्या करना है। डुप्ले के पास इतनी समझदारी नहीं थी। डुप्ले ज्यादा पॉलिटिकली इंगेज होने लगा और खुल के होने लगा। क्लाइव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। जब प्लासी को आप देखिएगा, पहले ब्राइब करता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करता है। प्लासी तो पूरा पूरा एक फिक्स्ड बैटल था कि उसके प्यादों को सबको मिला लिया। सिराजुद्दौला कुछ था ही नहीं, केवल दो उसके कमांडर थे, एक मोहनलाल और एक और, दो ही लड़ने वाले, बाकी उसका मीर बख्शी मेन कमांडर भी क्लाइव की तरफ था। तो वो खड़े होकर देख रहे थे, बाकी 500 लोग तो मरे थे। इसकी तरफ से 500 लोग, उनकी तरफ से 60 लोग, कंपनी के 60 और इनकी तरफ से 500। दोपहर तक डिसाइड हो गया कौन विनर है। तो ये वॉर था ही कहां। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है, इट वॉज लाइक अ मैच फिक्सिंग, जिसका रिजल्ट पहले से ही डिसाइडेड था कि कौन विनर है। मैच फिक्सिंग थी, पहले से फिक्स हो चुका था मैच। वॉर तो केवल नाम के लिए हो रहा था। ठीक है, तो ये पूरा है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। अब एक अगली हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल। बंगाल क्योंकि अब हमें टॉपिक है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियंस टिल प्लासी तक। अब हम प्लासी तक अब पहुंचेंगे। पहला बंगाल का नवाब लिख लीजिए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, इसके बारे में लिख लीजिए, ही वॉज अ बॉर्न हिंदू। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इनमें से कौन हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ही वॉज अ बॉर्न हिंदू किसका बजा, मुर्शिद कुली खां। ही वॉज अ बॉर्न हिंदू who was made the नायब सूबेदार ऑफ बंगाल। नायब सूबेदार, अब सूबा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मुगल टाइम पीरियड का चल रहा है टाइम। Who was made the नायब सूबेदार ऑफ बंगाल इन ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फर्रुखशियर। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फर्रुखशियर, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फर्रुखशियर। नायब सूबेदार ने सूबेदारी लिखना, सूबेदारी को बना दिया गया था फर्रुखशियर के टाइम पीरियड में। इन 1717, 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। किसने बनाया? फर्रुखशियर ने। ही वॉज नोन एज टोडरमल ऑफ साउथ। ही वॉज, कुछ फैक्ट्स लिख लो पहले इसके बारे में। ही वॉज नोन एज टोडरमल ऑफ साउथ।
ठीक है। अब क्या हुआ, जब रंगीला का टाइम पीरियड आया, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड, तो जो अलग अलग स्टेट्स बने थे उसमें ये बंगाल भी था, वो भी लगभग लगभग फ्री हो गया था। लेकिन मुर्शिद कुली खान ने काम किया, वो एनुअल नजराना जो था उसने देना बंद नहीं किया था। ठीक है, तो एनुअली देता था, अपने रेवेन्यू का एक पार्ट वो मुगल जो एम्परर था उसको देता रहा, क्योंकि जो लेजिटिमेट रूलर तो वही है ना, तो उनको तरफ एक नजराना, मतलब अपनी तरफ से एक पेशकश थी, बादशाह सलामत स्वीकार करें। एक्चुअली में पागल ही बनाते थे उसे, लेकिन वही है ना कि दिखाना तो है भाई मेन बादशाह आप ही हो, डर भी था अटैक ना कर दो। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए निजाम पर अटैक हुआ है, निजाम पर अटैक हुआ है। जब चिनकिलिच खां नवाब हैदराबाद की रियासत बनाता है तो रंगीला उस पर अटैक करता है, क्यों? क्योंकि उसने नजराना देना बंद कर दिया था। इसीलिए बैटल ऑफ सूकर खेड़ा हुआ है, जिसमें बाजीराव फर्स्ट ने निजाम की मदद की थी मुगल को हराने के लिए। लेकिन मुर्शिद कुली खां चालू था, उसने ये सब कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप पेशकश देता रहा, ले लो जितना ले पाओ, क्योंकि बंगाल का सूबेदार था, थोड़ा 1-1.5 करोड़ रुपए देगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो ले लो तुम। इसके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज द लास्ट, लिखिए अगला पॉइंट, ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु वॉज इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड बाय मुगल बादशाह। मुगल बादशाह, बात समझ में आई? मुगल, ये एक लास्ट ही था जो जिसको अपॉइंट किया था मुगल बादशाह ने, पहला कह लो या लास्ट कह लो। उसके बाद अपॉइंटमेंट बादशाह की जरूरत नहीं थी, मुर्शिद कुली खां ही, मतलब नवाब जिसको चाहता था अगला नवाब उसको अपॉइंट करता था। तो ये लास्ट है, क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ है इसी लाइन में, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अगला पॉइंट, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मकसूदाबाद। He shifted his capital from Dhaka to Maqsoodabad and named it as Murshidabad. And named it as Murshidabad. मुर्शिदाबाद, बात समझ आई? ढाका से कैपिटल शिफ्ट किया मकसूदाबाद, और मकसूदाबाद को एक नया नाम दिया मुर्शिदाबाद, अपने नाम पे। ही स्टार्टेड इजारेदारी सिस्टम इन बंगाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। इजारेदारी सिस्टम लिख लो, पहले बता रहा हूं क्या। इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम। अब ये भैया इजारेदारी सिस्टम क्या है? एक्चुअल में होता क्या था इजारेदार का मतलब, कि अब रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो स्टेट अपने ऑफिशियल्स को नहीं भेजता था, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था इजारेदार के बीच में। मैं मान लीजिए थोड़े समय के लिए मैं मुर्शिद कुली खां हूं, मैंने इन भाई साहब को पकड़ा, इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया आप एक बॉन्ड भर के दे दो कि आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके मुझे दोगे, ठेके पे जिसे हम कहते हैं, ठेका, आप मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करके दोगे। इन्होंने बॉन्ड स्वीकार कर लिया, इनकी कुछ सिक्योरिटी मेरे पास आ गई, कुछ भी इन्होंने मुझे दे दी। उस जब तक ये उतना मुझे इकट्ठा करके नहीं देंगे रेवेन्यू, तब तक वो सिक्योरिटी मेरे पास रहेगी। ये रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देंगे, मैं सिक्योरिटी इनको दे दूंगा। इनका फायदा क्या है कि सिक्योरिटी की जो अमाउंट था वो छोटा था, ये जितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करके देंगे उतना ही इनको फायदा है, क्योंकि इसका एक पार्ट इनको भी मिलेगा, जो बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स शुरू करता है। क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग आता है ना, तो वो भी इजारेदारी सिस्टम ही शुरू करता है, बाद में फार्मिंग सिस्टम शुरू करता है, बाद में वो कार्नवालिस आके परमानेंट सेटलमेंट करता है। बंगाल में इसीलिए इजारेदारी सिस्टम शुरू करने वाला मुर्शिद कुली खां था, जिसको बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी शुरू किया था। डुअल सिस्टम को खत्म करके उसने इजारेदारी सिस्टम ही शुरू किया था। समझ गए? ठेके ठेके की प्रणाली, कि भैया ठेके पे रेवेन्यू कलेक्शन करके मुझे दे दो। बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन, इजारेदारी सिस्टम का मतलब ये। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखिए।
अगला बादशाह कौन बन रहा है, लिख लीजिए, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। हाँ, इस मुर्शिद कुली खान के साथ एक चीज और था, मैंने कहा एनुअल नजराना देता था, इस वजह से मुगल बादशाह ने, जो उस समय अपना रंगीला भाई था, उसने क्या किया, बंगाल के साथ साथ उसको उड़ीसा भी दे दिया। उड़ीसा, अब देखिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार कैसे बंगाल के अंडर है, तो मुगल बादशाह ने ही इसको उड़ीसा दिया था। लिख लीजिए, ये मुर्शिद कुली खान में लिखिएगा, ही ऑल्सो रिसीव्ड उड़ीसा फ्रॉम मुगल बादशाह। ही ऑल्सो रिसीव्ड उड़ीसा, अभी तक बंगाल का नवाब था बट उड़ीसा भी इसी का पार्ट हो गया। ही ऑल्सो रिसीव्ड उड़ीसा फ्रॉम मुगल बादशाह। केवल रेवेन्यू राइट, इजारेदार का मतलब केवल रेवेन्यू राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन का राइट सारे नवाब के पास था। ठीक है, अब बंगाल के साथ उड़ीसा दिया गया। अगला सुजाउद्दीन, अब इस सुजाउद्दीन के टाइम पीरियड में बिहार भी मिल गया बंगाल को। हाँ, अगला नवाब बना सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन को क्या कि अब मुगल बादशाह ने इसको बिहार भी दे दिया। लिख लो, बिहार वॉज ऑल्सो, अपने आप लिख लिया करो। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, सबको कह रहा हूं, जितना ज्यादा पढ़ते हो उससे ज्यादा लिखा करो। ये मैं अभी लिख के दे रहा हूं, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, लेकिन हमने नहीं सुना। हमें लगता था पढ़ने में बड़ी मजा आता है, सबको मजा आता है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा लिखने पे फोकस करो। कुछ भी लिखो, कुछ भी मतलब चंपक की स्टोरी लिखो, आप को न्यूज आर्टिकल लिखो, लड़के चाहे तो लव लेटर्स लिख सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार लिखिए। रीजन क्या है, एक बार दीजिए, रिजेक्ट हो रहा है फिर से दीजिए, जब फिर से रिजेक्ट हो फिर से दीजिए, शर्म ना की। रीजन क्या है, राइटिंग स्किल को डेवलप करिए, वोकैब को अपने डेवलप करिए। एक बार नॉर्मल इंग्लिश लिखिए, उसके बाद रिजेक्ट हो गया और हाईफाई इंग्लिश, और हाईफाई इंग्लिश लिखिए, इंटरेस्ट लीजिए लिखने में। जब तक नहीं लिखेंगे, अरे हो गया यार, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे तुम्हारा मैं बताऊं, तुमको बड़ी गाड़ियों का शौक है ना, तो तुम अपने प्यार मोहब्बत उसी पे रखो, उसी के बारे में लिखा करो, आज ये गाड़ी होगी कल वो गाड़ी होगी। कुछ अफलातून टाइप के जो होते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनका मन नहीं लग रहा है। एक बहुत भारी टीचर है, नाम पता हो आप लोग को, वो एक चीज हमेशा कहते हैं, उनकी बात बड़ी अच्छी भी लगती है, अगर मोहब्बत करना है तो नेपोलियन की तरह करो। बात सही है, सही, मोहब्बत करना नेपोलियन की तरह करो। कि नेपोलियन के राइज में उसकी वाइफ थी जूलियाना, उसका बहुत बड़ा रोल था। हिटलर के डाउनफॉल में उसकी बीवी का ही रोल था। या अगर अपनी इंडियन हिस्ट्री में आ जाए, अगर मोहब्बत करना है तो पांडवों की तरह करो। कैसे, जब ये डाइस में हारते हैं सब, तो वो तो बेचारे हार ही चुके थे, वो तो द्रौपदी थी, इनको कहा बे नकारो, कम से अपने लिए नहीं मेरे लिए तो लड़ो। तभी वो कहती है कि जब तक भीम ये नहीं करेगा मैं केश अपने नहीं बांधूंगी। तो उस लड़की के लिए लड़ाई हुई है, उसकी जो खोई हुई गरिमा थी, प्रेस्टीज थी, उसके लिए लड़ाई है। क्योंकि अर्जुन तो एक बार छोड़ चुके थे, अर्जुन नहीं लड़ते लड़ाई। लेकिन जहां करो तो इस टाइप का करो भाई, मतलब होता नहीं है अपने संदीप भैया एस्पिरेशंस वाले, वो भी तो यही था कि अरे वो मेरी मिली नहीं, इंतजार कर रहे थे, थोड़ा और मेहनत कर लेते, क्या पता हो ही गया होता। लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, मिले ना मिले वो आपका फेट है, वो आप फेथ है, वो कुछ नहीं कर सकते आप, वो आपकी किस्मत है, क्या हो जाए मिले ना मिले, कोशिश करना आपके हाथ में है। और तरीके मैंने बता दिए हैं, जिसको मन करना है चंपक लिखे, जिसको मन करना है कुछ लिखे, जिसको मन करना है XYZ लिखे, लेकिन लिखो।
अपनी वोकेबलरी, हाँ एक चीज और इसी के साथ जुड़े, अपने प्रेजेंटेशन को सुधारो। लिखने से ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन है। एक बार रिजेक्ट हो रहा है तो और खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करो, बढ़िया फूल पत्ती बना के करो, डायग्राम बना के करो, प्रेजेंटेशन सुधारो, एक ही चीज को रिपीट करके लिखो, और ये चीज आज से करो। अरे भाई बता रहा हूं तो आपस में बात ना करें, बाद में कर लेना। ये सब चीजें आज से करो, तभी स्किल आई डेवलप होगी। स्किल डेवलप तभी हो सकती है जब आपको इंटरेस्ट आएगा। रीजन ये है इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट सबका अपना अपना हो सकता है, इंटरेस्ट कैसे आएगा ये आपका मैंने बता दिया। अब आ जाइए, टाइम क्या हो गया। अली वर्दी खान, कॉपी करना, देखिए कॉपी से क्या होता है, कॉपी आप कर भी नहीं पाएंगे। स्टाइल को कॉपी की जा सकती है, लेकिन आप आंसर लिखेंगे तो किसी एक स्टाइल में आंसर नहीं लिखना चाहिए, मोनोटोनस हो जाता है। याद लिख लिख के याद करिए। प्रेजेंटेशन का आपका स्किल आपका खुद का होना चाहिए। जैसे सृष्टि देशमुख की बुक आई है आंसर राइटिंग पे, अब भैया दुनिया जब सब उसी को फॉलो करेगी तो जो कॉपी चेक करेगा उसको कुछ नया कहां से मिलेगा। उन्होंने अपना अनुभव बताया ना कि मैंने ऐसा आंसर लिखा, वो खुद कहते भी है ये मेरा पैटर्न था लिखने का। अगर आप सभी उसी पैटर्न में लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला क्या करेगा। आपको एज लेना है ना। एज कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा हटकर लिखने से। सब एक ही स्टाइल से लिखेंगे तो क्यों नंबर एक्स्ट्रा को देगा आपको। वो सब समझ जाए कॉपी है, क्योंकि अगर उनको पता है तो उनको भी तो पता होगा ना इस टाइप की बुक है। वो भी हमारे में से वो कॉपी चेक कर रहे हैं, हमारे में से एक लोग हैं वो। इसीलिए कॉपी करिए लेकिन स्टाइल खुद की डेवलप करिए। ये मैं कहता इसलिए रहता हूं, ये आप बीती है, मतलब वो लव लेटर लेटर और मत समझना। आप बीती सेंस में कि नहीं होने का रीजन यही रहता है क्योंकि हम लिखते बहुत कम है। ठीक है, तो लिखिए, जितना ज्यादा हो सके लिखिए, खुद ही चेक करिए, और एक दो महीने बाद खुद ही जब लिखेंगे ना, जो पहले दिन आपने लिखा था और 2 महीने बाद खुद ही एनालाइज करेंगे, आपको अंतर खुद में ही दिख जाएगा। किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका एक बेसिक क्वेश्चन था, सर चेक किससे करवाए। क्या जरूरत है चेक कराने की। अपने टॉर्च बीरर खुद ही बनिए ना, खुद ही लिखिए, खुद ही को देखिए, खुद ही चेक करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो बहुत आपका नियरेस्ट या डियरेस्ट वन है उसको दिखाइए, जो आपके क्लोज होंगे आपका सही सही रास्ता बताएंगे। ठीक है, आगे फिजाउद्दीन के बाद अगला, फिजाउद्दीन ने क्या किया लिख लीजिए। ही अपॉइंटेड अली वर्दी खां एज नायब सूबेदार ऑफ बिहार। हाँ, फिजाउद्दीन खां को बिहार मिल गया था मुगल बादशाह से, उसने क्या किया, अली वर्दी खां को नायब सूबेदार ऑफ बिहार अपॉइंट किया। अली वर्दी खां, अभी वो आने वाला नवाब बनेगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, ठीक है। फिजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार अपॉइंट कर दिया। सूबेदार कौन है, यही लोग हैं, गवर्नर सूबेदार ही तो है। अगला पॉइंट, अगला कौन नवाब बन रहा है बिहार बंगाल का, लिख लीजिए सरफराज खां, बंगाल का। हाँ हाँ, थोड़ा आगे आप आ गए, हम थोड़ा पीछे थे अभी। सरफराज खां। अगला सरफराज खां। अरे पहले हम लिख ले फिर पूछिएगा। सरफराज खां कौन। अरे यार, ये अली वर्दी खान नायब सूबेदार है, फिजाउद्दीन ने इसको बनाया, नवाब सरफराज खां बन रहा है अगला। वो बिहार का है, जो अली वर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया। अगला सरफराज खां। अब इस सरफराज खां को अली वर्दी खां बैटल में हरा देता। लिखिए, अली वर्दी खां डिफीटेड सरफराज खां एट बैटल ऑफ गिरिया। बैटल ऑफ गिरिया, गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया।
हाँ ये लिखा हुआ है। ईयर वो उसी टाइम पीरियड में चल रहा है, लगभग लगभग 40 के आसपास। 1740 में ही अलीवर्दी खान नवाब बनता है। 3940 की बात हुई होगी। बहुत ज्यादा ईयर या डेट चेक करना पड़ेगी, कुछ जो ईयर इंपॉर्टेंट होंगे मैं खुद ही बता दूंगा। गिरिया। इस प्रकार अगला नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। हाँ जी। हाँ, अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराया और खुद अगला नवाब बन गया। क्या आप अलाउद्दीन कहां तक? पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, दूसरा नवाब सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान। सिजाउद्दीन ने सिजाउद्दीन के को बिहार मिल गया था मुगल बादशाह से। बिहार का नायब सूबेदार सिजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बनाया नायब सूबेदार। नवाब लेकिन अगला कौन बना? सरफराज खान। इस बिहार के नायब सूबेदार ने सरफराज खान को हराया और वो अगला नवाब बना अलीवर्दी खान। ठीक है भैया। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। ठीक है। अब आगे आ जाइए। आगे आ जाइए मतलब आगे लिखिए। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान has compared East India Company as bees, हनी बी। स्टेटमेंट है, पूछा गया है इसलिए। एस हनी बी, एस हनी बी। अलीवर्दी खान हैज कंपेयर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी विद हनी बी। कंपेयर किया, तुलना किया हनी बी के रूप में। तुलना का मतलब क्या है? सीधा सी मतलब है, ऐसे हनी बी क्या है? जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक शहद देगी, छेड़ दोगे काट लेगी। मतलब समझ गए? ये इतना लिख लेना कि अगर इसको अनटच किया जाए तो शहद देगी, अगर छेड़ोगे तो काट लेगी। अगला पॉइंट। बट ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ अलीवर्दी खान, मराठा मराठास became the most powerful स्टेट इन पूरे इंडिया में। स्टेट इन इंडिया। बादशाह भी वही है। अब क्यों है अभी मैं बता रहा हूं। बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन इंडिया। कैसे? 1737 में यही बाजीराव मस्तानी वाला कहां पहुंच गया था? दिल्ली। बताया था ना। इसीलिए जब बादशाह को नहीं हरा पाया तो मोस्ट प्रोमिनेंट पावर कौन हो गया? मराठास हो गए। अब मराठास ने क्या किया? बंगाल पर वो लगातार अटैक कर रहे थे। तो अलीवर्दी खान का पूरा जो समय था इसी मराठा अटैक को फेस करने में बीत गया। इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ध्यान ही नहीं दिया। वो कहता भाई जो कर रहे हो तुम करते रहो, क्योंकि अभी तक तो मैं शहद ले रहा हूं, अगर मैंने तुम्हें इंटरवीन किया तो ये सब डंक मार सकते हैं। रीजन भी यही था क्योंकि वो अभी भी किसको ज्यादा बड़ा थ्रेट समझते थे? मराठास को, ना कि कंपनी। और जब 1751 में मराठास को उड़ीसा देना भी पड़ा, बंगाल को। मराठास और बंगाल के नवाब के बीच एक पीस ट्रीटी होती है जिसके तहत इसी अलीवर्दी खान को मराठा को उड़ीसा देना पड़ा। लिख लीजिए। इन 1751 अलीवर्दी खान मेड अ ट्रीटी विद मराठास। हाँ जी। मेड अ ट्रीटी विद मराठास एंड गेव देम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। या हाँ, स्टेट ऑफ उड़ीसा लिख लीजिए। स्टेट ऑफ उड़ीसा। हाँ, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है।
when Ali Khan became the Nawab of Bengal, became the Nawab of Bengal, ही मतलब यही अलीवर्दी खां ने क्या किया, जो बादशाह था मुगल बादशाह, अभी तक उसको जो नजराने दिए जा रहे थे इसने भी दिया। लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए इसने मुगल बादशाह को दिया। किस लिए? क्योंकि अभी तक मुगल बादशाह ही लेजिटिमेसी दे रहे थे इन नवाबों को। वो ठीक है कि अपने अपॉइंटमेंट खुद ही कर रहे हैं, लेकिन लेजिटिमेसी वहीं से मिल रही थी। क्यों दिया? हाँ हाँ भैया, देवी तो बताओ, बंगाल में बहुत पैसा है, टेंशन ना लो बंगाल के। ठीक है, नजराना पेशकश किया अलीवर्दी खान ने, लेकिन ये लास्ट इवेंट रहा जब किसी मुगल बंगाल के नवाब ने मुगल बादशाह को एक चवन्नी पैसा दिया। 1740 में जब वो रूलर बनता है तो वो 2 करोड़ रुपए देता है, शायद 2 करोड़ ही था, ये अमाउंट ना लिखना, लेकिन वो पेशकश देता है। लेकिन उसके बाद लगभग लगभग 16 साल तक, जब तक वो नवाब रहा, उसने एक चवन्नी पैसा नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल हु गेव नजराना टू मुगल बादशाह? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। ठीक। अब अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी, जो अलग अलग 3 गवर्नर्स थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ। किनके किनके साथ? एक का विवाह हुआ ढाका के गवर्नर के साथ, एक का हुआ पूर्णिया के गवर्नर के साथ, एक का हुआ पटना के गवर्नर के साथ। ठीक है, लेकिन पूर्णिया, पूर्णिया, आपका पूर्णिया ये वाला नहीं, पूर्णिया, और तीसरा पटना। पटना। लेकिन हुआ क्या, उसी के टाइम पीरियड में इनके जो तीनों सन इन लॉस थे, उनकी डेथ हो गई, निपट गए। अब बना कौन? अब एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि अगला रूलर कौन बनेगा। तो इसने क्या किया, इसने अपने जो इसका ग्रैंड सन था, पटना वाली जो बेगम थी ना, उसका बेटा, उसको अपना बनाया अगला नवाब, सिराजुद्दौला। लिखिए अगला पॉइंट। आफ्टर अलीवर्दी खां, आफ्टर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, हु वाज हु, ब्रैकेट लिख लीजिए, हु वाज हिज ग्रैंडसन। नाती को भी ग्रैंडसन ही कहते हैं ना, हिंदी के वोकेबलरी ज्यादा टफ है। नाती पोते, वहां एक ही बार ग्रैंडसन निपटा दीजिए। चलिए, हु वाज हिज ग्रैंडसन, सक्सीडेड, लिख लो, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ बंगाल, थ्रोन ऑफ बंगाल। लेकिन भाई सक्सीड तो हो गया, लेकिन जो उसके कॉम्पिटिटर्स अभी भी थे, कौन कौन? घसीटी बेगम, जो ढाका वाले की बेगम थी, पूर्णिया, जो बेटा था, पूर्णिया जो जो इसका बेटी का जो बेटा हुआ वो, और तीसरा सिराजुद्दौला को, ये दोनों वो कर रहे, चैलेंज कर रहे थे। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? ईआईसी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अब लिख लीजिए बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड। अब हम प्लासी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिराजुद्दौला हेडिंग डाल दीजिए, उसके आगे कर।